मिजाज आज कुछ अलग है। लेकिन ये जो मिजाज आप आज देख रहे हैं, कल तक ये ना था। चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने भाई साहब के बारे में, अपने बड़े भाई साहब के बारे में। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे सब बस 5 साल बड़े थे, लेकिन दर्जे में 3 दर्जे आगे। हमेशा पढ़ाई में लगे रहे। स्वभाव से हमेशा अध्ययनशील, हर समय किताब में घुसे रहते। उनका बस चलता तो मुझे भी वैसे बना देते, लेकिन मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटा भी पढ़ना मतलब पहाड़ लगता था। जब भी मौका मिलता हॉस्टल से घूमकर बाहर चला जाता और वहां कभी बाहर जाकर कभी हंसता, कभी खेलता और कभी कभी दोस्तों के साथ मिलकर गुल्ली डंडे खेलता तो कभी कंचे से खेलता। लेकिन भाई साहब के सामने जाते ही मेरे प्राण सूख जाते। कमरे में जाते ही उनका सबसे पहला सवाल यही होता, कहाँ थे? हर समय हमेशा यही सवाल इसी लहजे में हर बार दोहराया जाता, कहाँ थे? और जवाब में मेरे पास केवल मौन होता। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि मैं बस बाहर खेल रहा था। मेरा मौन सब कुछ कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के पास इसके अलावा कोई उपाय ना बचता कि वो प्रेम और रोज से मिले हुए शब्दों के द्वारा मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जीवन भर पढ़ते रह जाओगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना तुम्हें कोई हंसी क्या लगता है? अगर ऐसा रहता तो कोई भी अंग्रेजी का विद्वान ना हो जाता। मैं कितने ही विद्वानों को जानता हूं जो शुद्ध अंग्रेजी लिखना नहीं जानते, बोलना तो दूर की बात। और मैं ना कहता कि तुम कितने बड़े खोखा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं सीखते। मैं इतनी मेहनत करता हूं, अपनी आंखों से देखते तो हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का दोष है, तुम्हारी बुद्धि का दोष है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते हुए देखा है? आए दिन क्रिकेट और हॉकी के मैच होते रहते हैं, लेकिन मैं पास नहीं पढ़ता। दिन रात पढ़ते रहता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। और तुम ये कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में इतना वक्त गंवाकर तुम पास हो जाओगे? अरे मेरे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर इसी तरह उम्र गंवानी है, इससे बेहतर है कि गांव चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कमाई के रुपए को क्यों बर्बाद करते हो? उनकी लताड़ सुनकर मैं आंसू बहा दिया। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, तिरस्कार कौन सा है? उनकी तरह मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में ना पाता था, और बेबसी में सोचने लगता क्यों ना घर चला जाए। जो काम मेरे बूते का है ही नहीं, क्यों उस पर मैं जी जला। मुझे मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आने लगा।
कुछ समय बाद मेरे अंदर एक दृढ़ संकल्प जागा कि अब से मैं मन लगाकर मेहनत करूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना लेता। हाँ भाई, आपको यहाँ घटना करनी है, उसके लिए नक्शा तो तैयार करना पड़ेगा। उस टाइम टेबल में खेल कूद का बिल्कुल भी स्थान ना होगा। प्रातः काल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक व्याकरण, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेकिन भाई साहब, टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उसका अनुसरण करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दांव खान, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अनिवार्य रूप से मैदान की ओर खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल गया। वो टाइम टेबल, प्राण घोटू पुस्तकें, आंख खोड़ू टाइम टेबल किसी का सुध ना रहता। बस खेलना, कुछ नहीं याद है। भाई साहब को नसीहत और फसीहत का अवसर मिल जाता, मैं तो उनके साय से भी भागता, हर समय उनसे दूर रहने की चेष्टा करता, कोशिश करता कि कमरे में भी जाऊं दबे ना, ताकि उन्हें मेरे आने की आहट ना सुनाई। हर समय गर्दन पर एक तलवार सी लटकती मालूम होती। लेकिन फिर जिस तरह कोई आदमी मौत और विपत्ति के बीच घिरा हुआ होने के बावजूद भी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है, मैं भी गालियां और धुड़कियां सुनकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। कुछ समय बाद सालाना इम्तिहान हुआ, मैं पास हो गया, वो भी अव्वल दर्जे से। लेकिन भाई साहब फेल हो गए। अब मुझमें और भाई साहब में बस 2 दर्जे का फर्क रह गया। मन में आया कि आज भाई साहब को आड़े हाथों लूं और पूछूं, आपकी वो घोर तपस्या का क्या है? मुझे देखिए, मैं तो खेलते कूदते कक्षा में अव्वल आ गया। लेकिन जबान से ये हेकड़ी निकालने का साहस ना होने पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि मैं भाई साहब के आतंक के क्षेत्र से पार हो चुका हूं। और कुछ समय बाद भाई साहब को इस बात का अनुमान हो गया। और एक दिन जब मैं दिन भर का सारा समय गुल्ली डंडे के भेंट चढ़ाकर ठीक भोजन करने दोपहर को लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और उस पर टूट पड़ी। देख रहा हूं इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया। अरे बाप, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा है, फिर तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही हो। उसके चरित्र से तुमने क्या उपदेश किया है? इम्तिहान पास कर लेना असल चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। तुमको मैं देख रहा हूं, हमेशा वक्त बर्बाद करते रहते हो,
हमेशा खेलते कूदते रहते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि रावण चक्रवर्ती सम्राट था, भूमंडल का स्वामी था। आजकल अंग्रेजों का भी राज्य विस्तार हुआ है, लेकिन उसे चक्रवर्ती सम्राट नहीं कर सकते। संसार के अनेकों राष्ट्र उसके अधिपत्य से बाहर हैं, बिल्कुल स्वाधीन। लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सारे महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता तो उसके दास थे। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? घमंड के कारण उसका नामो निशान मिट गया। उसको कोई एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी चाहे चुप कर लेकिन अभिमान न करे, इतराए ना। इधर अभिमान किया नहीं कि दिन दुनिया दोनों से, और तुमने वो शैतान का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसे भी इस बात का अहंकार हो गया कि ईश्वर से बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। उसका अंत हुआ ईश्वर से नर बना के। साहेबों को भी अहंकार हो गया था, लेकिन उसका अंत हुआ कि जीवन भर भीख मांग मांग करके मरा। और तुम एक ही दर्जा पास हुए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है? तुम्हारा सिर फिर गया है? जिसे तुम सफलता कहते हो, ये सफलता नहीं है। इसे अंधे के हाथ बटेर लगना कहते हैं। और बाबू, अंधे के हाथ बटेर बार बार नहीं लगती। गुल्ली डंडा में भी एक बार गलती से अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी तो वो होता है जिसका कोई निशान खाली नहीं जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। जब मेरे दर्जे में आओगे दांतों पसीना आ जाएगा। तुम्हें जब ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिश का इतिहास बताना पड़ेगा। अरे बादशाहों के नाम बताना तुम्हें आसान लगता है? 8-8 तो हेनरी। किस हेनरी ने कौन सा कांड किया, मुझे बताना तुम्हें आसान लगता है? 7वें हेनरी की जगह 8वां हेनरी लिख दो, सारे नंबर गए। सिफर नहीं मिलेगा। सिफर भी तुम हो किस ख्याल में? दर्जनों जेम्स, दर्जनों विलियम। अरे कौड़ियों तो चांस हुए, लेकिन इन अभावों तो नाम भी नहीं मिलता। एक ही नाम के पीछे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम लगाते चले गए। अरे हमसे पूछ लेते, 10 लाख नाम तो मैं बता देता। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो खुदा होगा। अरे अ ब ज की जगह अ ब ज लिख दिए तो सारे नंबर गए। कोई निर्दयी मुद्दइयों से पूछे कि अ ज ब की जगह अ ज ब लिख दिए तो कौन सा नर्थ हो गया? अरे व्यर्थ में छात्रों का खून क्यों करते हो? बताइए, भात दाल रोटी खाई कि दाल भात रोटी खाई? क्या अंतर है इससे? लेकिन नहीं, इन परीक्षकों को तो वही देखना है जो पुस्तक में लिखा हूं, और चाहते हैं कि छात्र भी अक्षर अक्षर पढ़ जाए, और इस रटन का नाम उनको शिक्षा छोड़ा है। अब तो यह कि कहते हैं इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार का दुगना। अरे रेखा पर आधार गिरा दो, लंब का दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए या चौगुना हो जाए, मेरी बला से। लेकिन अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो इस पूरा बात को याद करना। कहते हैं कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए जो 4 पन्ने से कम। अब आप कॉपी खोलिए, कलम हाथ में लीजिए और उनके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है।
समय की पाबंदी से आपको लोगों का स्नेह प्राप्त होने लगता है, आपके व्यापार में उन्नति होने लगती है, आप लोगों के प्रिय हो जाते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे रंगे? मैं कहता हूं कि जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने क्यों रंगने? मैं इसे हिमाकत समझता हूं। किफायत नहीं, मैं इसे समय की बर्बादी करता हूं। अरे व्यर्थ में किसी बात को क्यों ठूसा जाए? मेरा मानना है कि आदमी चटपट अपनी बात कहे और अपनी राह, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है कि 4 पन्ने रंगने हैं तो आपको लिखने पड़ेंगे चाहे जैसे, और पन्ने वो भी फुल स्केप का कार्य। अनर्थ तो ये सुनिए कि कहते हैं कि समय की पाबंदी पर निबंध संक्षेप लिखिए और जो 4 पन्ने से कम। समय की पाबंदी पर संक्षेप में निबंध लिखिए जो 4 पन्ने से कम ना हो। संक्षेप में हो तो 4 पन्ने, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने। तुम ज्यादा घमंड मत करो लाला। इतनी छोटी सी बात एक बालक भी समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं है। लेकिन कहना क्या कि हम अध्यापक, जब मेरे दर्जे में आओगे लाला, ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। अरे तुम तो अभी पहले दर्जे में अव्वल आए हो, तो अभी से तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं रहते। लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। जो कहता हूं उसे गिरा बांधो, नहीं तो बाद में पछताओगे। आपकी तरह मैं भी यही सोच रहा था कि भाई साहब की उपदेश माला कब समाप्त भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर इतना तिरस्कार किया जा रहा है, तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपनी कक्षा की पढ़ाई का जो भयानक चित्र मेरी आंखों के सामने खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का एक मौका हाथ से ना जाने देता, दिन भर मैदान। फिर साला नहीं था, और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर से पास हो गया, वो भी अव्वल दर्जे से। लेकिन भाई साहब फिर से फेल हो गए। मन में तो बहुत कुछ था उनको कहने के लिए, लेकिन जब नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े। मैं भी रोने लगा। सोचा कि इनके अकेले फेल होने से अच्छा है कि मैं भी फेल हो जाता, कम से कम उन्हें इतना बुरा तो ना लगता। भाई साहब और मैं अब एक ही दर्जे में आने वाले ही थे। 1 साल की दूरी रह गई। मन में एक बड़ी भावना जागी कि कहीं भाई साहब इस साल भी फेल हो गए तो हम दोनों तो एक ही दर्जे में आ जाएंगे। फिर वो किस अधिकार से मेरी फजीयत करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं होने देना चाहता। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। और देखो, ये मुझे कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये शायद उनके ही उपदेशों का नतीजा है कि
मैं दनादन पास हो जाता, और वो भी इतने अच्छे नंबर से। भाई साहब अब पहले से बहुत कुछ नर्म हो, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम किया। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि उन्हें मुझे डांटने का अधिकार ना रहा, और रहा भी तो बहुत कम। मेरी आजादी और बढ़ी, और मैं भाई साहब की दयालुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। दिन भर खेल के मैदान में दिल मजबूत था। अगर भाई साहब ने कुछ टोका टाकी की तो कह दूंगा, आपने अपना जी जलाकर कौन सा तीर मारा। ये देखिए, मैं तो खेलते कूदते कक्षा में अव्वल आ गया। अक्सर यही सोचता, भाई साहब मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। मुझे पतंगबाजी का नया शौक चढ़ गया था। दिन भर का सारा समय पतंगबाजी में ही बीतने लगा। लेकिन मैं भाई साहब का सम्मान करता था, इसलिए पतंगबाजी का सारा काम उनसे छुपा कर ही करता। मैं भाई साहब को इस बात का अंदाजा नहीं लगने देना चाहता था कि मेरी नजरों में उनका सम्मान और लिहाज कम हो गया। एक संध्या के समय मैं एक पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। आंखें उस आसमान की ऊपर थी, मन आकाश चुंबी पतंग जहां पतंग की ओर चला जा रहा था। बालकों की पूरी सेना लगे और धारदार बांस लिए मेरे तरफ पीछे दौड़ी चली जा रही थी। सब मानो आकाश की ओर देख रहे थे और पतंग की भांति आकाश में ही उड़ रहे थे। आज जमीन पूरी तरह समतल थी, ना कोई रोड, ना कोई मोटर कार, ना कोई रेल, ना साइकिल, ना कुछ, बस हम और वो पतंग बस दौड़े चले जा रहे थे। एक गोली चल रहे पतंग वाले मेरे। इन बाजारी लोगों के साथ रेले भर की पतंग के लिए दौड़ते हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि अब तुम 8वीं जमात में हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे। अरे आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल रखना होता है। एक जमाना था लोग 8वीं पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे। अरे मैं कितने ही मिडिल चू को जानता हूं जो 8वीं पास करके आज डिप्टी सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट हैं। कितने ही हमारे लीडर जो आज समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं जमात में आकर के इन बाजारी लौंडों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कमकड़ी पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन है किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम दिल ही दिल सोचते होगे मैं भाई साहब समीप आ गया हूं, इन्हें मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। चाहे तुम मेरी जमात में ही आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे समकक्ष में हो जाओगे। ये भी हो सकता है क्योंकि उसके अगले साल तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुझ में जो ये 5 साल का अंतर है, इसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। बुद्धि का विकास पुस्तकें पढ़ने से नहीं होती, असली समझ आती है दुनिया देखने से। और मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, मुझे तुमसे ज्यादा तजर्बा है। और तुम इसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, पीएचडी, डिग्री कुछ भी करो। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 7वीं 8वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्हें हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं,
बल्कि इसलिए कि वो हजारों ऐसी बातें जानते हैं जिसका हम कोई ज्ञान नहीं। अरे अमेरिका की राज व्यवस्था कैसी है, किस हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, भले इस बात का ज्ञान उन्हें ना हो, लेकिन ऐसी हजारों बातें हैं जो जानते हैं जिसका हमें थैला भर भी ज्ञान हो। देव न कि कल को गए अगर मैं बीमार पड़ गया तब तो तुम्हें दादा को तार देने के सिवा और कोई चारा नहीं सूझेगा। अरे तुम्हारे तो हाथ पांव खुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल बदमाश ना हो। सबसे पहले मर्ज पहचाने, मर्ज पहचान करके उसका इलाज करेंगे, और उसमें सफल ना हुए तब डॉक्टर को बुलाएं। अरे बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है, तुम और हम तो ये भी नहीं जानते कि महीने का खर्च महीना कैसे चले। दादा जो रुपए भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खत्म कर देते हैं, और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, गोभी और राई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन तुम्हें इससे क्या, जितना हम और तुम आज खर्च कर रहे हैं उसके आधे खर्च में दादा ने अपनी आधी उम्र नेकनामी और इज्जत के साथ कुटुंबों के सहारे किया। लेकिन तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लाख समझाऊं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये बात बिल्कुल नहीं आती। अपने हेडमास्टर साहब को ले लो, एमए है कि नहीं, और वो भी यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। उनके घर का इंतजाम कौन देखता है? उनकी बुढ़िया। यहाँ पे हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार कहते हैं कि जब तक सारा इंतजाम अपने हाथ में रखते थे कर्जदार बने रहते थे। जब से घर का सारा प्रबंध बूढ़ी अम्मा ने अपने हाथ में लिया है, घर में जैसे लक्ष्मी का वास। तुमको बता दें, तुम अपने दिल से ये बात निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो तुम स्वतंत्र हो गए। मैं तुम्हें कह दे रहा हूं कि मेरे रहते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर इस तरह नहीं समझोगे, इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये मेरी बात जहर जैसी लग रही होगी। सचमुच मुझे अपनी लघुता का अनुभव हुआ, और भाई साहब के प्रति श्रद्धा मन में जागी। आपकी बातें मुझे जहर से नहीं लगी। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है, और उसे आपको कहने का पूरा अधिकार है। मैं तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता। अरे मैं तो खुद पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मेरा खुद जीना चाहता है। इतना भी बात बता, जब मैं खुद बेराह चलूं तो तुम्हें रास्ता कैसे दिखाऊं? ये कर्तव्य भी तो मेरे ही सर है। संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी, पर लड़कों का पूरा झुंड हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे हैं